हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति की थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जिनको हम कहते हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि स्टूडेंट्स, जिनको हम पियाजे के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक आपको, जब से आप लोगों ने बीएड में एडमिशन लिया है, जब से आप लोगों ने जेबीटी में एडमिशन लिया है ना, तब से जीन पियाजे ने आपको परेशान किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे की थ्योरी को बार बार आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन बार बार आप लोग भूल जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली फ्रेंड्स, जीन पियाजे की थ्योरी बहुत सिंपल थ्योरी है एंड जीन पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है, क्योंकि जीन पियाजे की थ्योरी हमको किसी भी व्यक्ति के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, इस थ्योरी को आप लोग बार बार भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ते नहीं है। देखिए, किसी भी थ्योरी को पढ़ने का एक स्ट्रेटजी होती है, एक तरीका होता है, और वो ये है कि किसी भी थ्योरी को आप पहले तो एक बार पढ़ लीजिए। पहले आप एक बार थ्योरी को पढ़ लीजिए एंड थ्योरी को पढ़ने के बाद में उस थ्योरी से रिलेटेड कम से कम 100 से लेके 200 के आसपास क्वेश्चंस ना आप अटेम्प्ट कीजिए। और ये 100-200 क्वेश्चन सिर्फ एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार अटेम्प्ट कीजिए, बार बार अटेम्प्ट कीजिए। जब आप 4-5 बार इन 100 से 200 क्वेश्चंस को रिपीटेडली अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस याद हो जाएंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की थ्योरी है जिसमें हम लोग समझेंगे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद में पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड हम अराउंड 100 के आसपास क्वेश्चंस एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को देखने के बाद में इस एमसीक्यू वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट पियाजे की थ्योरी याद हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स देखिए, जब हम लोग बात करते हैं जीन पियाजे की, तो देखिए इनका एक्चुअल में पूरा नाम क्या था? जीन पियाजे, जिनका जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था एंड जिनकी डेथ हुई थी 17 सितंबर 1980 को। देखिए, ये एक बहुत अच्छे ज्ञाता थे, किसी चीज़ के मीन्स बहुत अच्छी नॉलेज थी इनको, जूलॉजी की, फिलोसॉफी की एंड साइकोलॉजी की। और ये एक स्विट्जरलैंड के रहने वाले व्यक्ति थे, यानी कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं स्विस साइकोलॉजिस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इनके अबाउट के बारे में एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग DSSB, अगर आप लोग KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बुक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि DSSB एंड KVS के एग्जाम में काफ़ी बार ये बुक्स रिपीटेडली पूछी गई हैं। देखिए, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये 1923 में जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई एक बुक है। इसके बाद में जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड, जो कि 1924 में लिखी गई है। एंड इस प्रकार से देखिए आप लोग इन नाम को पढ़ सकते हैं। एंड ये 4 बुक क्या हैं, जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई हैं। फिलहाल हम जीन पियाजे की जो एक्चुअल थ्योरी है उसकी ओर बढ़ते हैं, जीन पियाजे के बारे में डिस्कस करने के बाद में। देखिए स्टूडेंट्स, जीन पियाजे ने कुछ कंसेप्ट्स दिए हैं, सम कंसेप्ट्स गिवन बाय जीन पियाजे। वो कंसेप्ट क्या है? जीन पियाजे ने बोला है स्कीमा, जीन पियाजे ने बोला है एडेप्टेशन, जीन पियाजे ने बोला है असिमिलेशन एंड जीन पियाजे ने बोला है अकोमोडेशन। अब ये क्या बला है? ये क्या चीज है? स्कीमा, असिमिलेशन, एडेप्टेशन, अकोमोडेशन। अरे हम किस लिए बैठे हैं? हम इसीलिए तो बैठे हैं आपको समझाने के लिए कि स्कीमा क्या है, एडेप्टेशन क्या है, असिमिलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है। इसको देखिए स्टूडेंट्स, काफी इजी कंसेप्ट से, इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए ये आपका माइंड है एंड क्या आपको पता है आपके माइंड में हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन एक अलग तरीके के फोल्डर में स्टोर्ड है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ एनिमल, क्या बोला स्टूडेंट्स? मैंने आपसे बोला एनिमल, तो क्या आपके माइंड में एनिमल्स का एक अलग फोल्डर नहीं है? आपको पता है कि एनिमल्स कैसे होते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किस प्रकार के दिखते हैं, सब कुछ आपको एनिमल्स के बारे में पता है। कैसे पता? अब देखिए, एनिमल बोलने के बाद में आप लोगों ने एनिमल्स के बारे में ये सारी चीजें क्यों सोची? क्योंकि आपके माइंड में एनिमल्स के लिए एक अलग से फोल्डर बना हुआ है। सेम इसी प्रकार से अगर मैंने बोला बर्ड्स, तो आपके माइंड में देखिए बर्ड्स यानी पक्षियों से रिलेटेड संबंधित एक अलग फोल्डर बना हुआ है। तो देखिए, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में हमारे दिमाग में जो स्टोर्ड होती है, इसी कलेक्शन को, इसी फाइल को, अलग अलग जो फाइल्स बनी हुई इन्हीं को हम कहते हैं स्कीमा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्कीमा कहते हैं।
आप लोगों को समझ में आया होगा, बट फिर भी एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप लोग जानते हैं कि मेरा कोई पर्टिकुलर एक फ्रेंड ए या मेरा फ्रेंड बी कैसा है। आप लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके इतने सारे बिहेवियर को देखने के बाद में अब आप लोग के माइंड में एक स्कीमा बना हुआ है उनको लेकर, कि वो कैसा है, वो हेल्पफुल है या फिर नहीं है, वो अच्छा है या फिर नहीं है, वो हेल्प करता है दूसरों की या नहीं करता। मैं इस तरह के आपके माइंड में स्कीमा बने हुए हैं, इमेजिनेशन बनी हुई है, एक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो रखी है, कलेक्शन हो रखा है एक इंफॉर्मेशन का। एंड इसी जो इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में कलेक्ट हो रखी होती है, फाइल के रूप में स्टोर्ड होती है, अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन एक अलग फाइल में स्टोर्ड होती है, इसी को हम कहते हैं स्कीमा। देखिए स्टूडेंट्स, स्कीमा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, एडेप्टेशन क्या है। देखिए एडेप्टेशन क्या है, जब आप लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपके पास में अभी तक इतनी नॉलेज थी, देखिए कितनी नॉलेज थी आपके पास, इतनी, इस सर्कल के बराबर। अब आप लोगों ने अपनी नॉलेज को और बढ़ाया, आप लोग और बड़े हुए और आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़ी। अब जो ये बढ़ी हुई नॉलेज है ना, इसको ये किस प्रकार से आपने बढ़ाई, ये एडेप्टेशन के प्रोसेस से आपने बढ़ाई। यानी आपने एक नई नॉलेज को, नए ज्ञान को, नई इंफॉर्मेशन को एडेप्ट किया अपने नॉलेज के अंदर में। तो जब हम नई नॉलेज को, नए ज्ञान को, नई एक तरह से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, इसी प्राप्त करने के तरीके को हम कहते हैं एडेप्टेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखिए एडेप्टेशन दो प्रकार का होता है, पहला होता है असिमिलेशन, दूसरा होता है अकोमोडेशन। अब देखिए जब आप लोग नई इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, यानी नई नॉलेज को अपनी नॉलेज के अंदर इंक्लूड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन दो प्रकार का होता है, पहला होता है असिमिलेशन, दूसरा होता है अकोमोडेशन। देखिए सपोज कीजिए आपके पास में एक इंफॉर्मेशन थी पहले से ही, और वो इंफॉर्मेशन क्या थी कि आप जानते हैं कि जो व्हाइट कलर की चीजें हैं ना, व्हाइट कलर की चीजें, वो क्या, सपोज कीजिए कि आपने एक व्हाइट कलर का डॉग देखा, बेसिक सी चीज है, आपने क्या देखा, एक व्हाइट कलर का डॉग देखा, और आप एक छोटे बच्चे हैं। अब आपके पेरेंट्स ने उस डॉग को दिखा के क्या बोला कि देखिए वो क्या है, एक डॉग है, वो क्या है, एक डॉग है। तो आपके माइंड में एक स्कीमा बन जाएगा। क्या स्कीमा बनेगा कि शायद आपको लगे कि जितनी भी व्हाइट कलर की चीजें होती है ना, वो सभी क्या होती है, डॉग होती हैं। हो सकता है भी आप छोटे बच्चे हैं, तो आपको क्या लगा कि व्हाइट कलर की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब क्या होती हैं, डॉग होती हैं। तो आपके माइंड में क्या बन गया, एक स्कीमा बन गया। क्या स्कीमा बना कि व्हाइट कलर की चीजें क्या होती हैं, डॉग होती हैं। लेकिन वहीं कुछ दिन बाद में आपने व्हाइट कलर की कोई और चीज देख ली, सपोज कीजिए कि व्हाइट कलर की आपने कैट देख ली, तो अब आप क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है, डॉग है। बट वहीं पर जब अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपको बता देगा कि नहीं, ये एक्चुअल में कैट है, ये डॉग नहीं है, ये क्या है, कैट है, इसका कलर व्हाइट है, तो मीन्स आपके माइंड में एक अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन बनी। क्या इंफॉर्मेशन बनी कि व्हाइट कलर की चीज जरूरी नहीं है कि डॉग ही हो, व्हाइट कलर की कैट भी हो सकती है। तो देखिए आपकी जो पहले से जो नॉलेज थी ना, पहले से जो इंफॉर्मेशन थी, पहले से जो स्कीमा था, उसके अंदर में अगर नई नॉलेज आपने बनाई है, उसके अंदर ही नई नॉलेज आपने प्राप्त की है, उसके अंदर ही आपने नई नॉलेज को समावेशित किया है, प्लस किया है, ऐड किया है, तो उसको हम कहेंगे असिमिलेशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, असिमिलेशन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में देखिए यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन थी, एंड आपने इसी इंफॉर्मेशन में एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, मींस इसी इंफॉर्मेशन को थोड़ा बड़ा कर दिया, है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, असिमिलेशन। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, असिमिलेशन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। असिमिलेशन बेसिकली क्या होता है कि अपनी पुरानी नॉलेज में एक नई नॉलेज को ऐड करना, उसको हम कहते हैं असिमिलेशन। सपोज कीजिए आपके पास में एक पुरानी नॉलेज ये थी कि हम किसी भी संख्या को प्लस कैसे करते हैं। अगर हमको 5 + 5 + 5 + 5 करना है, तो आपके पास में एक नॉलेज है पहले से ही, और वो नॉलेज क्या है, हम इसको प्लस कर सकते हैं ऐसे करके 5 5 5 5, 4 बार लिखा और इसको प्लस कर दिया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 एंड 5 × 4 = 20। तो आपने इस प्रकार से प्लस किया। अब आपको प्लस करना आता था। अब मान लीजिए मैंने इसी में आपको एक नई इंफॉर्मेशन बताई, और वो नई इंफॉर्मेशन क्या है कि जब सेम संख्या को हम बार बार प्लस करते हैं ना, तो इसको प्लस करने की जगह हम इसको मल्टीप्लाई 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 टाइम लिखा हुआ है। तो ये जो नई इंफॉर्मेशन आपने किस चीज में ऐड करी, उसी प्लस वाले सवाल में।
मीन्स पहले की जो इन्फॉर्मेशन में अगर आप लोग एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं असिमिलेशन। सेम इसके अपोजिट में जब आप लोग एक नई इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, पहली इन्फॉर्मेशन में ऐड नहीं करते हैं। मान लीजिए आपके पास में पहले एक इन्फॉर्मेशन थी जिसको आपने नाम दिया ए, एंड अब आपने एक नई इन्फॉर्मेशन बनाई, एक नया फोल्डर बनाया माइंड में। देखिए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया था स्कीमा क्या होता है। स्कीमा होते हैं आपके माइंड में बने हुए फोल्डर्स। जैसे आपका माइंड ये है, आपके माइंड में कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं पर्टिकुलर, उसको हम बोलते हैं स्कीमा। नॉलेज के फोल्डर होते हैं, इंफॉर्मेशन के फोल्डर होते हैं। अब अगर आपके माइंड में सपोज कीजिए एक फोल्डर बना हुआ है और आप मीन्स पहले से स्कीमा बना हुआ है, पहले से एक फोल्डर बना हुआ है, अगर आप उसी फोल्डर में नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो उसको हम कहेंगे असिमिलेशन। एंड अगर आप एक नया फोल्डर बना रहे हैं, यानी कि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन अभी तक आपके पास थी ही नहीं और एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली, तो उसको हम कहेंगे अकोमोडेशन। यानी जब आपको नया फोल्डर बनाने की आवश्यकता पड़े, नई इन्फॉर्मेशन आपको मिले, पहली बार कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको स्कीमा, एडेप्टेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन चारों कंसेप्ट काफी आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पियाजे के द्वारा दी गई स्टेजेस की ओर। देखिए पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं अपनी थ्योरी के माध्यम से। क्या स्टेजेस है? पहले स्टेज को हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड को हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब ये 4 स्टेजेस क्या हैं? पियाजे के द्वारा दी गई ऐसी स्टेजेस हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से स्टेजेस के माध्यम से होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेंसरी मोटर स्टेज से। देखिए सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है ना, सेंसरी मोटर स्टेज किसी भी व्यक्ति की लाइफ का वो हिस्सा होता है जब व्यक्ति की एज बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक की होती है, यानी कि जन्म से लेके 2 साल तक की जो एज होती है ना, उसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। अब पियाजे ने इसको सेंसरी मोटर स्टेज का नाम क्यों दिया? देखिए सेंसरी मोटर स्टेज का इसको नाम इसलिए दिया क्योंकि इस स्टेज में बच्चा क्या है, अपने सेंस, जो उसके सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, सेंस ऑर्गन्स की मदद से अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है। किसकी मदद से? सेंस ऑर्गन्स की मदद से, एक तरह से अपने सेंसेस के थ्रू। इसलिए हम इसको कहते हैं कि बच्चे जो इस स्टेज के होते हैं वो क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं नॉलेज को किसके थ्रू? सेंसेस के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट थिंग हमने जानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं बर्थ से लेकर 2 साल तक की एज के। देखिए पहली चीज हमने क्या जानी कि वो सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं इस टाइम पे। सेकंड चीज देखिए, सेकंड बात हम कह सकते हैं कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, है ना। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्सेस होते हैं एंड कुछ बेसिक एक्शंस होते हैं। बेसिक एक्शंस को हम कह सकते हैं फिजिकल एक्शंस। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? फिजिकल एक्शंस। तो देखिए इन सारी चीजों के माध्यम से ना एक बच्चे होते हैं जो छोटे बर्थ से लेकर 2 साल तक की एज के, वो सेंसेस के माध्यम से, रिफ्लेक्सेस के माध्यम से, बेसिक एक्शंस, इसको हम फिजिकल एक्शंस कह सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कह सकते हैं। एंड इसको एक और वर्ड से हम कह सकते हैं मोटर एक्शंस। तो इन सभी चीजों के माध्यम से क्या है, बच्चे अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास चीज निकल कर आती है जो कि हर बार आपके सीटेट, DSSB एंड KVS के एग्जाम में पूछी भी जाती है, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसको हम कह सकते हैं कि बच्चा ये जानता है कि एक्चुअल में चीज, जो वस्तुएं होती है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो क्या करती हैं? अवेलेबल हैं। अवेलेबल है मतलब कि हम देखिए कह सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई एक पेरेंट्स है, किसी बच्चे के सामने वो अपेयर होते हैं। सपोज कीजिए कि पेरेंट्स है, वो बच्चे के सामने आए एंड बच्चे के सामने आने के बाद में पेरेंट्स क्या पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, पर्दे के पीछे से ऐसे छुप गए। तो बच्चे को हो सकता है बच्चे को लगे
और बच्चा अचानक से क्या पेरेंट्स से ध्यान हटा के अपना खेल में मस्त हो जाता है, अपना खेलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में पर्दे के पीछे कोई है। बट ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? अगर बच्चे के अंदर में ऑब्जेक्ट परमानेंस है, इसका मतलब बच्चे के सामने अगर कोई पर्दे के पीछे छुप जाएगा ना, तो बच्चे को पता होगा कि पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है। बच्चे को पता होगा कि मुझे ये दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। जब बच्चे को ऐसा एहसास हो जाए कि मुझे चाहे आंखों से कोई चीज दिख नहीं रही है, लेकिन पर्दे के पीछे वो है जो मुझसे बार बार छुप रही है, बार बार मेरे सामने आ रही है एंड बार बार मुझसे छुप रही है, तो हम कह देंगे कि इसका मतलब बच्चे के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट परमानेंस है। क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट परमानेंस है। एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस किसी भी बच्चे के अंदर में कब आ जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। अब ये सवाल ना काफी बार आपके सीटेट डिप्लेसमेंट केवीएस में पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है। उसमें आपको ये 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको सही आंसर लगाना है, जो कि है सेंसरी मोटर स्टेज। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज की ओर, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? जीन पियाजे के द्वारा दी गई सेकंड स्टेज है, जिसमें इन्होंने बोला कि 2 साल से लेकर 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। अब देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज की फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है जो हम कह सकते हैं कि इसमें जो बच्चे हैं ना सिंबॉलिक थॉट्स को समझने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स? सिंबॉलिक थॉट्स को समझने लग जाते हैं। एंड इस स्टेज में बच्चे क्या है, दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरा का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको समझने में असक्षम होते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में, यानी कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाते कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरे का समझने का नजरिया क्या है, उसको समझ नहीं पाते। छोटे बच्चे होते हैं 2 साल से लेकर 7 साल तक की एज के। एंड स्टूडेंट्स प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हमने सेंसरी मोटर स्टेज में जानी थी ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसी प्रकार से प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सीटेट एंड DSSS के एग्जाम में आती है। देखिए स्टूडेंट जिनको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड। देखिए अब इसमें क्या है, देखिए एनिमिज्म होता है। अब एनिमिज्म क्या है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि जो नॉन लिविंग चीजें हैं ना, जो एक्चुअल में सांस नहीं लेती हैं, उनको भी बच्चों को ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में क्या है, लिविंग है, सांस लेती हैं और हमारे साथ वो भी जी रही हैं, हमारे साथ वो भी रह रही हैं। जैसे कि हो सकता है बच्चे के पास में एक गुड़िया है, एक डॉल है, एंड बच्चे को लगे कि इस डॉल में भी क्या है, जान है, ये डॉल भी क्या है, जीती है, जिंदा है, सांस लेती है, खाना खाती है। तो इस स्टेज के बच्चे क्या है, डॉल को खाना खिलाने लग जाते हैं, डॉल को पानी पिलाने लग जाते हैं, गुड्डे गुड़िया के साथ में खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो चीजें जीती हैं, जिंदा है, लिविंग है, सांस लेती हैं, खाना खाती हैं, पानी पीती हैं, उनको ऐसा लगता है। एंड उनके ऐसे ही लगने को, उनके इसी फीलिंग को हम कहते हैं एनिमिज्म। तो बच्चे के अंदर में प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दी गई सेकंड स्टेज है, जो कि 2 साल से 7 साल तक की एज के बच्चे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इनमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? एनिमिज्म पाया जाता है। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज की ओर, जो कि है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए अभी तक की 2 स्टेजेस में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई ना, उनको याद रखना, क्योंकि इनसे आपके काफी बार रिपीटेड क्वेश्चंस बने हुए हैं सीटेट, DSSS एंड केवीएस के एग्जाम में। स्टूडेंट देखिए ये हमारी CDP की कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम लोग पियाजे की थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज को खत्म होने के बाद में ना, अगर आप लोगों को CDP कंप्लीट देखनी है तो इस सीरीज को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। आपकी पूरी CDP ना इस एक ही वीडियो सीरीज में कंप्लीट हो जाएगी। मीन्स इसी पूरी प्लेलिस्ट को आप पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसको पूरा करने के बाद में हम आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें हम लोग पूरी प्रैक्टिस करेंगे कंप्लीट CDP एंड पेडागोजी की। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कंप्लीट CDP एंड पेडागोजी की कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे MCQ के माध्यम से। एंड प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस को हम काफी डिटेल्स में डेली बेसिस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो इस वीडियो सीरीज के यानी इस पूरी प्लेलिस्ट के बाद में हमारे जो प्रैक्टिस बैच लॉन्च होगा उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ज्यादा बेटर प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स बात करते हैं जीन पियाजे के द्वारा दी गई थर्ड स्टेज की, जिसको हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
अब देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, 7 साल से लेके 11 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना उनको रखा गया है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे खास बात हम नोटिस कर लेते हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या होता है कि देखिए बच्चों को ऐसा लगता है कि सपोज कीजिए मैंने एक बच्चे के सामने सेम अमाउंट में एक गिलास में पानी रखा। देखिए एक ऐसा गिलास था जिसमें मैंने वाटर फिल किया इतना, सपोज कीजिए ये वाटर कितना है 1 लीटर है, ठीक है, कितना है 1 लीटर। एंड सेकंड मैंने एक इतना ही 1 लीटर पानी एक इस प्रकार के चौड़े बर्तन में रखा, इसमें भी क्या है 1 लीटर पानी है। तो हो सकता है बच्चे को इस वाली जो थाल टाइप का जो ये बर्तन है ना, हो सकता है बच्चे को इसमें ऐसा लगे कि इसमें ज्यादा पानी है, और हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि इस वाले गिलास में ज्यादा पानी है। मीन्स जब बच्चे को ऐसा लगता है कि किसी एक बर्तन में ज्यादा पानी है और किसी एक बर्तन में कम पानी है, जबकि एक्चुअल में पानी का लेवल, पानी जो अमाउंट वो सेम होता है, और उसके बावजूद भी अगर बच्चे को लगे कि पानी कम ज्यादा है, इसका मतलब उसमें कंजर्वेशन नहीं आया है। एंड ये वो स्टेज होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम थर्ड स्टेज कहते हैं, 7 साल से 11 साल तक की एज। इसमें क्या बच्चों के अंदर में कंजर्वेशन आ जाता है। मींस इस स्टेज में बच्चों को समझ में आ जाता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ग्लास छोटा है या फिर बड़ा है, ये बर्तन लंबा है चौड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को एक्चुअल में ये समझ में आ जाता है कि इन दोनों में, वो देखकर महसूस कर पाता है कि शायद इन दोनों में लगभग बराबर अमाउंट में पानी है। तो स्टूडेंट्स कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि अमाउंट है ना, क्वांटिटी है ना स्टूडेंट्स, क्या होता है अमाउंट, क्वांटिटी, वॉल्यूम एंड नंबर, इन सभी की जो नॉलेज होते हैं, इन सभी की नॉलेज को हम क्या कहते हैं कंजर्वेशन। देखिए इसका एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आप एक छोटे बच्चे को, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटे बच्चे को क्या किया, 5-5 के 10 सिक्के दे दिए। तो देखिए 5-5 के 10 सिक्के कितने हो जाएंगे, 50 रुपए होंगे। वो सिर्फ कितने होंगे स्टूडेंट्स, 50 रुपए। और वहीं आपने एक बच्चे को सिर्फ एक नोट दिया और आपने 100 रुपए का एक नोट दे दिया, तो बच्चे को लगेगा कि ये तो क्या एक ही नोट है, चाहे वो 100 रुपए का, उसको उस चीज से मतलब नहीं है। उसको लगेगा लेकिन ये ज्यादा रुपए हैं, जो 10 सिक्के होंगे ना, 5-5 के 10 सिक्के होंगे, उसको लगेगा ये ज्यादा है, और 100 का नोट है ये कम है, क्योंकि ये दिखने में सिर्फ एक है और ये दिखने में 10 है। तो जब बच्चे को ऐसा लगे, जब बच्चे को एक्चुअली में पता ना हो, वो ऐसे गलत समझे कि भाई जो चीज दिखने में ज्यादा वही ज्यादा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कंजर्वेशन नहीं आया है। एंड जब बच्चे को ये समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये दिखने में चाहे एक है लेकिन इसका अमाउंट 100 रुपए है, और ये दिखने में चाहे 10 सिक्के हैं लेकिन इसका अमाउंट 50 रुपए ही है, जब बच्चे को इतना समझ में आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि उसके अंदर कंजर्वेशन आ चुका है। एंड कंजर्वेशन आ जाता है बच्चे के अंदर में कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। सो स्टूडेंट्स एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने मार्क की है, जो कि है कंजर्वेशन। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मार्क करनी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग। अब देखिए इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, स्टूडेंट्स के अंदर में, बच्चों के अंदर में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के समय पे आ जाती है, यानी कि 7 साल से 11 साल तक की एज में जब बच्चे होते हैं उस समय पे इंडक्टिव रीजनिंग बच्चों के अंदर में आ जाती है। अब आप लोग पूछेंगे इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, तो उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, एंड वहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है, ऑल टीचिंग मेथड्स। उसमें मैंने आप लोगों को काफी डिटेल्स में समझाया है कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। तो देखिए इंडक्टिव रीजनिंग तो बच्चों के अंदर में कहा जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज की ओर, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एंड जीन पियाजे की ये लास्ट स्टेज है, जिसमें जीन पियाजे ने 12 साल से लेके अप, यानी 12 साल से लेके ऊपर तक के जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी को रखा है। अब देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इस समय बच्चों को डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे पहले वाली स्टेज में बच्चों को क्या आ रही थी, इंडक्टिव रीजनिंग आ रही थी, एंड जिसको हम थर्ड स्टेज कह रहे थे, एंड ये है फोर्थ स्टेज जिसमें बच्चों के अंदर क्या आती है, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स
सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको बच्चा क्या करने लग जाता है, सॉल्व करने लग जाता है फोर्थ स्टेज में, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या बच्चे के अंदर में आ जाती है। सो स्टूडेंट्स ये, और अच्छा हाँ एक चीज और बचती है जो कि थर्ड स्टेज में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्या है स्टूडेंट्स? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेज की तीन इंपॉर्टेंट बातें होंगी, डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग या हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने काफी डिटेल्स में जानने की कोशिश की है कि पियाजे की थ्योरी क्या है, उसके स्टेजेस क्या है, उसके द्वारा दिए गए कंसेप्ट जैसे कि स्कीमा, एडेप्टेशन, असिमिलेशन, ये सारी चीजें क्या हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।